वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। एनसीईआरटी की सीरीज़ के अंतर्गत कक्षा 12 के चैप्टर 2 के अंतर्गत ये आज पार्ट 2 होगा। और आज हम लोग जो है कक्षा 12 के चैप्टर 2 के अंतर्गत राजा, किसान और नगर में जो चैप्टर है उसके अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जितने भी टीचर एग्ज़ाम हैं, या स्टेट हो या फिर DSSB का हो या फिर सीटेट, जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये वीडियो काफ़ी एनसीईआरटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये वीडियो जीएस और हिस्ट्री के पार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये राजा, किसान और नगर के अंतर्गत ये पार्ट 2 है आज का। यहाँ दे रहा है कुषाण शासकों की मूर्तियाँ मथुरा के पास माट देव स्थान और अफगानिस्तान में लगाई गई। ये कुषाण शासकों की जो मूर्तियाँ थीं, ये मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में के पास एक माट देव स्थान है वहाँ से, और अफगानिस्तान में यह मूर्तियाँ वहाँ पे लगाई गई थी। और इसके अलावा कुषाण शासक जो थे ये देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। और ये उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, इसलिए इन्होंने भी अपने को देवपुत्र की उपाधि धारण करना शुरू कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से शासक थे जो स्वयं को देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, स्वयं देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, तो वो कुषाण शासक हो जाएंगे। और इनकी मूर्तियां जो है मथुरा के माट देवस्थान और अफगानिस्तान में मिली हैं। और ये किससे प्रेरित थे? तो ये चीनी शासकों से प्रेरित थे। कुषाण शासकों के संबंध में कुछ जान लेंगे कि भारत में जो है, भारत में कुषाण वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक तो ये विम कडफिसेस था। विम कडफिसेस। और इसने ही सर्वप्रथम सोने जो है सोने के और तांबे के सिक्के चलाए थे विम कडफिसेस ने। यह कुषाण शासकों, ये कुषाण राजवंश का वास्तविक संस्थापक था। कहाँ पे? ये भारत में। और इसने जो है इसके सिक्के जो है काबुल, सिंध, कौशाम्बी, बक्सर से प्राप्त हुए हैं। और इसने विम कडफिसेस ने जो है महाराज, राजाधिराज और महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और यह शिव को मानता था, शैव मत वाला था, शैव मत का था, ये शिव को मानने वाला था विम कडफिसेस। और इसी से प्रेरित होकर के जो है महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसके सिक्कों पर जो है, आपको इसके सिक्कों पर विम कडफिसेस के सिक्कों पर, फिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का आकृति, त्रिशूल की आकृतियां भी मिली है विम कडफिसेस के सिक्कों पर। और इस कुषाण वंश में जो थे सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं राजा जो हुआ था वो कनिष्क हुआ था, कनिष्क। और इसी के समय में जो है कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कनिष्क के समय में।
और इसका राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का राज्यारोहण जो है, कनिष्क का राज्यारोहण यह 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में हुआ था। और इसने जो है शक संवत की शुरुआत भी की थी। शक संवत की शुरुआत भी की थी 78 ईस्वी में ही इसने शक संवत की शुरुआत की थी। इसके अलावा कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की, इसके एक प्रतिमा मिली है सारनाथ में, और उसमें जो है जो तिथि है उसमें 81 ईस्वी लिखा हुआ है। अभिलेखीय तिथि है वहां की। कुषाण शासक जो है स्वयं को देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, तो इसका ये प्रमाण भी मिला है आपका। ये प्रमाण मिला है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के रवाता में कनिष्क का एक लेख मिला है। कनिष्क का लेख प्राप्त हुआ है और जिसमें उसकी वंशावली दी गई है। वंशावली दी गई है और यही वे इस लेख में जो है कनिष्क की उपाधि जो है, इसी लेख में कनिष्क की उपाधि देवपुत्र मिलता है। और इसे जो है कनिष्क को जो है विम कडफिसेस का पुत्र बतलाया गया है। विम कडफिसेस का पुत्र बतलाया गया है इसी रवाता अभिलेख में जो अफगानिस्तान में मिला है। और इस अभिलेख में जो है उसे जो है साकेत, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र का विजेता भी बतलाया गया है इसी अभिलेख में। और कनिष्क का जो पूर्वी भारत पर विजय अभियान था उसका वर्णन जो है हमें सारनाथ अभिलेख से मिलता है जो उत्तर प्रदेश में है। तो रवाता अभिलेख में जो है ये देवपुत्र कनिष्क को ऐसा मिलता है उसका वर्णन। कनिष्क के दरबार में जो है, कनिष्क के दरबार में ये उसका जो उनके जो राजवैद्य थे, राजवैद्य ये चरक थे और इन्होंने चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिश्रेण ने संस्कृत भाषा में की थी और ये हरिश्रेण जो थे समुद्रगुप्त के राजकवि थे। तो क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है इसकी रचना किसने की थी? तो हरिश्रेण ने। और किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में। और हरिश्रेण जो है किसके राजकवि थे? तो समुद्रगुप्त के। इसके अलावा जो है ये प्रयाग प्रशस्ति जो है आपका ये चंपू शैली में है। चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का मतलब होता है पद्य और गद्य दोनों में लिखा है। पद्य और गद्य दोनों में यह लिखा गया है। अब समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जान लेंगे, समुद्रगुप्त के संबंधित। तो समुद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र था और इसकी माता का नाम जो था, इसकी माता का नाम कुमार देवी था। इसकी माता का नाम कुमार देवी था। इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे और माता का नाम कुमार देवी था। और इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ही जो है राजगद्दी पे आसीन हुआ। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक था। हालांकि गुप्त वंश की स्थापना जो है, स्थापना इसकी श्रीगुप्त ने की थी, मगर गुप्त वंश राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम ही था। और इसका लड़का जो था समुद्रगुप्त और इसकी माता का नाम कुमार देवी था।
प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा कह सकते हैं, स्तुति कह सकते हैं। और इस प्रयाग प्रशस्ति को जो है अकबर ने जो है इसे कौशाम्बी से मंगाकर कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया था। अकबर जो है इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया था प्रयाग प्रशस्ति को, और वहाँ इलाहाबाद के किले में इसने इसको सुरक्षित रखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा महेंद्र का भी वर्णन मिलता है। महेंद्र का भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा मौर्य सम्राट अशोक का भी वर्णन, मौर्य शासक अशोक का भी वर्णन मिलता है ये प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति में, इस प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त को देवताओं में वरुण, कुबेर, इंद्र और यम के तुल्य बताया गया है। इसके अलावा जो है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान, प्रशासन और विजय की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो इतिहासकार स्मिथ ने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। और उन्होंने अपनी किस पुस्तक में इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को? तो उनकी पुस्तक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था स्मिथ महोदय के द्वारा। समुद्रगुप्त को जो है सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। इसे कविराज की उपाधि भी दी गई थी, कविराज की उपाधि। और साथ ही इसे पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि भी दी गई थी। इसके अलावा सर्व राजो छेता भी कहा गया था इसे। और यह जो है एक महान शासक था अपने समय का। इसी के समय में वसुबंधु जो था प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान भी था इसके समय में। जातक कथाएं ये बौद्ध ग्रंथ होते थे। पहली सहस्राब्दी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई है। ये जातक कथाएं जो है पहली सहस्राब्दी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई है। और पाली भाषा में गृहपति जो कहा जाता था छोटे किसानों को, जमींदारों को या घर के मुखिया को कहा जाता था पाली भाषा में गृहपति। बिल्लार जो था ये बड़े जमींदार कहे जाते थे। हलवाहा, उलवर, दास, अड़ीमई ये सारे शब्द तमिल संगम साहित्य में मिलते हैं। मनुस्मृति जो है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यह कब से कब लिखा गया? तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में लिखा गया था। यानी 200
BC से लेके 200 ईस्वी तक जो है ये लिखा गया था मनुस्मृति। हर्षचरित ये संस्कृत में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा, और ये 7वीं शताब्दी में लिखा गया था। बाणभट्ट जो था ये राजकवि था हर्षवर्धन का, और इसके द्वारा ये लिखा गया है। तो हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन होगा, पूछेगा। तो बाणभट्ट के द्वारा। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। बाणभट्ट किसके राज दरबारी थे, राजकवि थे? तो हर्षवर्धन के। और यह किस शताब्दी से संबंधित थे? तो 7वीं शताब्दी से। इसमें उन्होंने लिखा है, जो वर्णन किया है उसमें, फूल का, पेड़ की छाल के गट्ठर, अलसी, मन, शहद, मोर, पंख, लकड़ी, घास के बोझ और फलों की टोकरियों का इस हर्षचरित में वर्णन किया है। और हर्षचरित जो है हर्ष की जीवनी है, हर्ष की जीवनी इसमें है। और आगे का इसमें देख लेंगे हर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कि हर्षवर्धन जो था, ये हर्षवर्धन आपका, इसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, और इसकी माता का नाम था, माता का नाम यशोमती था, यशोमती था। और यह 16 वर्ष की आयु में शासक बना। 16 वर्ष की आयु में राज्यवर्धन जो इसका भाई था, उसके पश्चात यह सिंहासन में बैठा था। और इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी जो थी, यह थानेश्वर जो हरियाणा में है वहाँ पे बनाई थी। और बाद में जो है इसने कन्नौज में इसकी राजधानी अपनी बनाई थी। और इसका जो समय था हर्षवर्धन का, वो 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक इसका समय। तो ये भी कार्यकाल ये पूछ देता है, तो आप इसको जरूर देखिएगा कि 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का समय था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 590। और इसने जो है ये शैव धर्म का उपासक था, शैव धर्म का। और बाद में जो है ये बौद्ध धर्म का भी उपासक बन गया, बौद्ध धर्म का उपासक बन गया था। इसी के समय में जो है हर्षवर्धन के समय में ही वेन-सांग चीनी यात्री आया था। वेन-सांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में ही आया हुआ था। और हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयागराज में जो है, प्रयाग में एक धर्म महासभा का आयोजन करता था। और जो है जो वेन-सांग आया था, ये कब आया था ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो वेन-सांग जो है 629 ईस्वी में आया था, 629 ईस्वी में आया था। वेन-सांग को क्या कहा जाता है? तो तीर्थों का राजकुमार भी कहा जाता है, तीर्थों का राजकुमार भी कहा जाता है वेन-सांग को। और वेन-सांग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी, नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। और इसके अलावा जो है हर्षवर्धन की एक उपाधि जो है आपका शिलादित्य भी इसे कहा जाता है, शिलादित्य भी इसे कहा जाता है, हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। और इसने जो है इसके समय में एक प्रसिद्ध प्रशस्ति थी, एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति। और इसके लेखक जो थे रवि कीर्ति थे, रवि कीर्ति थे। और जो है इसने जो है कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन भी किया था। बाद में इसकी राजधानी कन्नौज बनाई जाती है। और वहीं पे ये जो है 643 ईस्वी में 643 ईस्वी में
इसने जो है कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन किया था, धर्म सम्मेलन आयोजन किया था विशाल 643 ईस्वी में। और आगे देखेंगे इसमें सुदर्शन झील की जानकारी 2वीं शताब्दी ईस्वी के शक शासक रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से होती है। सुदर्शन झील की जानकारी हमें 2वीं शताब्दी ईस्वी के शक शासक रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से होती है। और यह संस्कृत भाषा के इस पाषाण अभिलेख को रुद्र दामन प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां इसमें लिखित है और यह संस्कृत भाषा का लिखित लेख है, जूनागढ़ अभिलेख जो है। और रुद्रदामन प्रथम ने जो है सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी स्वयं के खर्चे पर, अपने खर्चे पर इसने इस झील की मरम्मत करवाई थी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था, तो प्रभावती गुप्त। और इसका शासन काल जो था 375 से 475 ईस्वी के समय वाकाटक वंश में इसका विवाह हुआ था। इसने भूमिदान भी किया था प्रभावती गुप्त ने। और राज्य के 13वें वर्ष में जब उसका शासन शुरू हुआ, उसके 13वें वर्ष में जो है प्रभावती गुप्त ने राज्य के 13वें वर्ष में चक्रदास द्वारा लिखित अभिलेख में यह वर्णन किया कि दंगुन गांव के आचार्य चानाल स्वामी को ये प्रभावती गुप्त ने दंगुन गांव के आचार्य चानाल स्वामी को दान दिया था। क्या दिया था? भूमिदान। और इसकी शादी जो है वाकाटक वंश में हुआ था, इसका विवाह। और ये 13वें राज्य वर्ष में चक्रदास द्वारा जो अभिलेख लिखा गया उसी में ये चीजें वर्णित हैं। और उसमें जो है इसके समय में प्रभावती गुप्त के समय में जो है ग्राम कुटुंबनो जो था, ये गांव के गृहस्थ या कृषक होते थे, गांव के गृहस्थ और कृषक होते थे। दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता है। जो दानात्मक अभिलेख होते थे उसमें धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण उसमें मिलता है। अग्रहार उस भूमि को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। जो भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी जाती थी वो टैक्स फ्री होती थी, कर उससे नहीं लिया जाता था, उससे अग्रहार कहा जाता था। 7वीं सदी ईस्वी में जब ह्वेनसांग पाटलिपुत्र आया तो यह खंडार में तब्दील हो गया था। तो ह्वेनसांग जो है आया था हर्षवर्धन के समय में, और जब वह पाटलिपुत्र गया तो यह खंडार में तब्दील उसको मिला, ऐसा उसने अपनी पुस्तक में लिखा है हर्षवर्धन ह्वेनसांग ने। और उसने बताया कि पाटलिपुत्र जो था ये खंडार में तब्दील हो चुका था। तमिलनाडु में कोडुमनाल बहुमूल्य कम मूल्यवान पत्थरों के बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योगों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो तमिलनाडु के कोडुमनाल में जो है बहुमूल्य कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योगों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तमिलनाडु के कोडुमनाल में। ये आगे का इंपॉर्टेंट है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा गया था। इसके लेखक जो है अज्ञात, इसका लेखक पता नहीं है, और यह यूनानी समुद्री यात्री था। इसके लेखक
का नाम अभी पता नहीं है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है। और यह यहाँ पे पेरिप्लस का मतलब होता है, यह यूनानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है समुद्री अर्थ। इसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा। पेरिप्लस का अर्थ होता है समुद्री यात्रा। एरिथ्रियन जो है यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते थे। एरिथ्रियन जो है समुद्री भाषा में लाल सागर को कहा जाता था। आगे का है कि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम सदी में कुशाणों द्वारा जारी किए गए थे। आकार एवं वजन में रोमन सम्राट, पार्थियन शासक जो ईरान से संबंधित थे, के सिक्कों के समान थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम सदी ईस्वी में कुशाणों द्वारा किस प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के। और यह किसके समतुल्य थे? तो रोमन सम्राट और पार्थियन शासकों के समतुल्य थे। पंजाब हरियाणा के योधेय सिक्के। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि योधेय सिक्के कहाँ मिले हैं? तो पंजाब और हरियाणा के मिले हैं। पंजाब हरियाणा के योधेय सिक्के प्रथम सदी ईस्वी में कबायली गणराज्यों द्वारा जारी किए गए थे। प्रतिवेदक जो होते थे ये संवाददाता होते थे और अशोक के समय में ये कहे जाते थे। कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां देख लेंगे और यहाँ से भी प्रश्न सीधे पूछ लेता है। 600 से 500 ईसा पूर्व में धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद और आहत सिक्के। महाजनपद का उदय और आहत सिक्के भी मिले हैं। पाँच सौ से 400 ईसा पूर्व मगध की सत्ता थी। इसके अलावा 327 से 325 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। और इसके अलावा 272 या 268 या से 231 ईसा पूर्व अशोक का साम्राज्य। 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। 200 से 100 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण में चोर चेल पांड्य और सातवाहन थे। तो यहाँ से भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था और पिछली बीपीएससी टीआरए 2 में ये पूरा उठाकर ही दे दिया था इस तरह का क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 200 से 100 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण में चोल चेर और पांड्य, इसके अलावा सातवाहन थे। 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक शक रोमन व्यापार या सोने के सिक्के हुए थे और 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। चोल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। चोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चोल का शाब्दिक अर्थ होता है नौ प्रदेश। नौ प्रदेश, ये चोल का शाब्दिक अर्थ होता है। और यह जो है चोल जो था, चोल प्रदेश जो है, चोल राज्य जो था, यह पेन्नार और वेल्लोर नदियों के बीच में स्थित था। वेल्लोर नदियों के बीच में स्थित था। इनका जो राजकीय चिन्ह था, राजकीय चिन्ह कह सकते हैं, चिन्ह बाघ था। इनका राजकीय चिन्ह बाघ था। और इस चोल राज्य का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, जो सबसे शक्तिशाली था, वो करिकाल था। करिकाल। चोल राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो स्थानीय स्वशासन थी। स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम प्रशासन, स्थानीय स्वशासन थे। और चोल राज्य से संबंधित ये चीजें मैंने आपको बताई, ग्राम प्रशासन इसकी विशेषता थी महत्वपूर्ण। और इसके अलावा जो है दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन 3 में जो है ये बताया गया है इसके संदर्भ में। और इसका लेखक जो है इसमें ये बताया गया था कि पोडू जो बंदरगाह था वो अरिकामेडू के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन भारत में जो है
व्यापारियों के समूह को भी मणिग्रामम कहा जाता था। इसके अलावा शिल्प आदि कारम जो ग्रंथ है, इसमें जो बताया गया है कि जो करिकाल शासक है, इसमें जो चोल वंश का जो शासक था, जो सर्वशक्तिशाली करिकाल, इसके विषय में बताया गया है शिल्प आदि कारम, ये ग्रंथ है। और इसमें बताया गया था कि ये करिकाल के विजय की चर्चा की गई थी, और इसको बताया गया था कि इसमें जो है इसने हिमालय तक जो है विजय कर ली थी, हिमालय तक इसने विजय कर ली थी। और इसके अलावा आप चेर के संबंध में देख लेंगे कि चेर का मतलब क्या होता है। तो चेर जो है, चेर या चेरपाद, चेर या चेरपाद का जो ये शब्द का वर्णन हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है, चेर या चेरपाद का। और इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी आपने देखेंगे। चेर जो था, चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह, इनका चिन्ह जो था ये आपका धनुष था। और अशोक का जो लेख है उसमें जो है केरल पुत्र के नाम से चेर को ही कहा गया है। केरल पुत्र के नाम से चेर का ही वर्णन किया गया है, जो केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो है इसमें चेर साम्राज्य के अंतर्गत ही जो था इसके शासक जो थे, इन्होंने कन्नगी पूजा आरंभ की थी, जिसे पत्नी पूजा भी कहा जाता था। पत्नी पूजा या सती पूजा भी कहा जाता था। पत्नी पूजा या सती पूजा भी कहा जाता था। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो सेनगुट्टवन ने इसकी शुरुआत की थी। सेनगुट्टवन ने इसकी शुरुआत की थी। कनिष्क का राज्य मैंने बता दिया। कनिष्क के संबंध में मैंने आपको बता दिया। पांड्य के संबंध में देख लेंगे। तो पांड्य का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना देश, प्राचीन या पुराना प्रदेश, ये पांड्य का अर्थ हो जाएगा। और पांड्य राज्य का प्रारंभिक उल्लेख जो है, हमें इसका उल्लेख कहाँ मिलता है ये भी जान लेंगे। पांड्य का उल्लेख कहाँ मिलता है राज्य का, तो अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी में इसका वर्णन मिलता है। और ये अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि इसके लेखक है। और यहीं पे जो है पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है। और संगम कालीन जो थी पांड्य राजवंश की, इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो इसकी राजधानी मदुरै थी। इसको मदुरा भी कहा गया था। और इसका राजकीय चिन्ह क्या था, चिन्ह इसका जो था ये मछली था। इसका राजकीय चिन्ह मछली था। इसके बाद जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो है, इसमें पांड्य राज की राजधानी कहाँ बताई गई थी, यहाँ पे तो मदुरै और मदुरा है। इसमें जो है बताया गया था कोरकई में या कोलकई में। और इस तरह जो है आपको मैंने बताया तीनों के बारे में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 100 से 200 ईस्वी में सातवाहन शक द्वारा भूमिदान प्रमाण, ये जो 100 से 200 ईस्वी का कार्यकाल था, कम समय था, इसमें सातवाहन और शक द्वारा जो है भूमिदान का प्रमाण मिलता है। तो 100 से 200 ईस्वी के बीच में जो है ये क्वेश्चन सीधा पूछा था बीपीएससी टीआरई 2 में, पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा था। पीजीटी में ये क्वेश्चन सीधा पूछा था। सातवाहनों ने जो है
शीशे और पोटीन के सिक्के चलाए थे। पोटीन है, पोटीन के सिक्के जो है सातवाहनों ने चलाए थे। और इनकी सत्ता जो है कहा जाती है, इनके शासकों के आगे जो है, नाम के आगे माता का नाम उल्लेख होता था। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये इस तरह का उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था। इसके बाद 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य था। 335 से 375 में समुद्रगुप्त का शासनकाल था। 375 से 415 में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था और वाकटाक साम्राज्य भी इसी समय था। 500 से 600 ईस्वी में चालुक्य कर्नाटक में और पल्लव तमिलनाडु में थे। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे ये भी जान लेंगे। तो ये सिंह विष्णु थे, सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। और जो है इसी समय जो है एक पल्लव नरेश थे जिनका नाम था, आप जानते होंगे, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम की पुस्तक का नाम जो है मत्त विलास प्रहसन है। मत्त विलास प्रहसन है। और इसके संबंध में बहुत कुछ छपा है नहीं। और इसमें जो है आगे देखेंगे कि 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का समय था, साम्राज्य था। हर्षवर्धन और वेनसांग जो है 629 ईस्वी में आपका आया था। ये हर्षवर्धन के समय में ही। 712 ईस्वी में अरबों का सिंध विजय किया गया था, अरबों द्वारा सिंध विजय। 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और ये भी क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा हुआ था कि 1810 ईस्वी में मैकेंजी द्वारा संस्कृत और तमिल के कितने ग्रंथ एकत्र किए गए थे। तो ये पूछा था क्वेश्चन कि 1810 ईस्वी में, ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी TRE 2 में कि 8000 अभिलेख एकत्र किए गए थे 1810 में, किसके द्वारा? तो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। 1877 ईस्वी में कनिंगम द्वारा अशोक के अभिलेख का प्रकाशन करवाया गया था। और इसके अलावा 1886 में एपियाग्राफी कर्नाटिका शोधपत्र प्रथम अंक, ये अभिलेख जो है दक्षिण के थे। 1888 में एपियाग्राफी इंडिया का प्रथम अंक। 1965-66 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की थी। तो ये आज का पूरा आपका चैप्टर 2 एनसीईआरटी हिस्ट्री के तहत जो है पूरा चैप्टर 2 खत्म हो गया। क्लास 12 के चैप्टर 2 के अंतर्गत जितने भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी संबंधी सारी चीज़ें थी मैंने इसको बताया। वीडियो कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।